जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 सितंबर 2022 में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ, प्रथम पत्र की बात करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे। पिछले क्लास में भी, पिछले सेक्शन में भी हमने मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सवालों को समझाने का प्रयास किया था कि आखिर अब सवाल किस तरह पूछे जाते हैं और इस सवाल को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता है, क्यों अब हर एग्जाम के लिए जीके पढ़ना जरूरी है। इन सब की हमने चर्चा की थी। तो आज हम मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए और सवालों की चर्चा करेंगे, फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं कि आखिर मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरह के सवाल पूछे गए थे और ऐसे सवालों को बनाया किस तरह जा सकता था। आपके स्क्रीन पर है सवाल, और इन सवालों को हम बना कैसे सकते थे दोस्तों, इसी की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। पीछे भी हमने कहा कि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक फायदा नहीं है। क्वेश्चन है, संप्रेषण की नई प्रणाली ने एक अंतःक्रियात्मक समाज के अभ्युदय को सुगम बनाया है। ये सीधा सीधा कम्युनिकेशन टॉपिक से है दोस्तों। कहता है कि कम्युनिकेशन यानी हम एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से जो हम जुड़ते हैं, उसके कारण अंतःक्रियात्मक समाज के अभ्युदय को सुगम बनाया है। बिल्कुल सही है कि एक नए समाज से जब हम जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, तो समाज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए ये ऑप्शन सही है। अब देखिए कि संप्रेषण की नई प्रणाली डिजिटल है और उसने नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषण के बहुविधि तरीकों को एकीकृत किया है। बिल्कुल सही है कि संप्रेषण की जो नई प्रणाली है अब डिजिटल हो गई है, क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, अधिकतर कम्युनिकेशन किसके द्वारा करते हैं? मोबाइल फोन के द्वारा, वीडियो चैटिंग के द्वारा। तो ये सब क्या है? डिजिटल है। अब डिजिटल प्रणाली है, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन, जो ये दोनों कथन 1 और कथन 2 फर्स्ट पेपर में सही होगा। तो ऐसे सवाल को देखो, जो सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होते हैं, समझ होते हैं, उसको जो सामान्य चीजें होती है वो प्रायः सही होती है, उसके संबंध में कई बातें सही होता है, तो उनको आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये साइंस का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंस का स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, ये साइंस का सवाल है। ये सवाल है कि एक पात्र में जीवाणुओं, बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक 1 मिनट में दुगुनी होती है। यदि पात्र 30 मिनट में जीवाणुओं से पूरी भर जाता है तो कितने मिनटों में पात्र का 1/4 भाग जीवाणुओं से भर जाएगा? दोस्तों, ये मैथ वाले सवाल है, और ये मैथ वाले सवाल जब मैं आपको मैथ बताऊंगा, तो जो फर्स्ट पेपर में हम लोग मैथ भी अलग से पढ़ते हैं, तो बहुत इजी सवाल है, तो उसको मैथ के सवाल बोर्ड पे डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये जो है कंप्यूटर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो कौन सा घटक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरी नहीं है? आपके ऑप्शन में पहला है वीडियो कैमरा, ये भी जरूरी है, इसके बिना तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर सकते, कैमरा नहीं हुआ। डिस्प्ले डिवाइस भी जरूरी है, एक जगह से दूसरे जो है। माइक्रोफोन भी जरूरी है, माइक्रोफोन के द्वारा हम आवाज को यहाँ से कैच करते हैं, उस साइड से। यहाँ जरूरी किसकी नहीं होगी दोस्तों? टेलीफोन की। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेलीफोन। मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब सवाल सामान्य सवाल है, इसको हम कॉमन सेंस के द्वारा भी हम बना सकते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है जो हर बार हम बताते हैं आपको, और रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों को मैं प्रायः बताते ही रहता हूं। जैसे एक निश्चित कोड में
467 का अर्थ पत्तियां हरी है। 485 का अर्थ हरा रंग अच्छा है। 339 का अर्थ वे खेल रहे हैं। इस कोड में पत्तियों का कोड कौन सा होगा? बहुत इजी सवाल है। इस सवाल को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, लेकिन इस सवाल को जो है हम आपको जो क्लास में डिस्क्रिप्शन क्लास होगी उस क्लास में मैं बताऊंगा आपको। बहुत इजी सवाल है, यहाँ कोड निकालना होता है। अगर आप कोड निकालना सीख गए तो आपको सवाल बन जाएगा। वैसे दूसरा होगा, वैसे आप बोर्ड पर भी इस सवाल को देख सकते हैं। बहुत इजी सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को आपको यहीं पर समझाने का। अगर स्क्रीन सही होगा तो आपको समझा दूंगा। जैसे क्वेश्चन है कि 467 का अर्थ 467 का अर्थ है पत्तियां हरी है। पत्तियां हरी है। देखिए कैसे बनाएंगे, पत्तियां हरी है। दूसरा 485 का अर्थ है हरा रंग अच्छा है। हरा रंग अच्छा है। हरा रंग अच्छा है। 639 का अर्थ है 639 का अर्थ है वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है पत्तियों का क्या है। क्वेश्चन है कि पत्तियों का अंक कौन होगा। दोस्तों अब देखें कि यहां ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है पत्तियां कहां कहां है। अब देखिए नीचे कहीं पत्तियां नहीं है, सिर्फ इसी में पत्तियां हैं, तो हम ऐसे कोड होगा जो नीचे ना हो। 4 यहां भी है, यहां भी है, मतलब नहीं है। अब देखिए 6 यहां भी है, यहां ये भी नहीं होगा। अब नीचे कोड में केवल 7 है जो कहीं नहीं है, सिर्फ यहां है। तो पत्तियों का क्या हो जाएगा? पत्तियों का आंसर हो जाएगा 7। आंसर 7 होगा, मतलब कि हमारा आंसर दूसरा होगा। तो ऐसे सवालों को बहुत, इस बार रीजनिंग के सवाल बहुत ही इजी पूछे गए हैं, बशर्ते कि दोस्तों हमें बनाने के आना चाहिए। जब तक हमें बनाने को नहीं आएगा, जैसा कि अभी हमने बोर्ड पर बताया, तब तक सवाल आपसे नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं योजना से। दोस्तों स्वयं योजना से दूसरा सवाल ये पूछा गया है। स्वयं हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास के नोट्स भी देखिएगा। जब हम एजुकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम स्वयं योजना पढ़े थे। कहता है स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करती है। इजी है। स्वयं जो है योजना किस माध्यम से जो है शिक्षा पद्धति या अधिगम को विद्यार्थियों तक ले जाने की कोशिश करती है, तो उसमें हो जाएगा दृश्य व्याख्यान। यानी कि डिजिटल रूप में दृश्य व्याख्यान के माध्यम से, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसी के माध्यम से आम लोगों तक जो है विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करती है कौन? स्वयं योजना। दोस्तों ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलाने वाला है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को हमने बताया भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगर गलत बनाए होंगे तो आप क्लास सही से नहीं लिए होंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है समवृत्ति शास्त्र। दोस्तों समवृत्ति शास्त्र का संबंध दर्शन से है। समवृत्ति शास्त्र को फेनोमेनोलॉजी कहते हैं, जिसका संबंध सीधे सीधे जो है दर्शन शास्त्र से। तो हम लोग देखेंगे 1 का चौथा किस किस में है। अब 1 में ही चौथा है, मतलब हमारा आंसर डी होगा। वैसे हम देख लेते हैं नृजाति विज्ञान, हमने पढ़ाया है नृजाति विज्ञान को। तो नृजाति विज्ञान का संबंध मानव विज्ञान से है। अगर ये भी आपको आता तब भी सवाल बन जाता। बी का पहला किसी में है, बी का पहला बस 1 में है, 4 में। तो अगर ये भी आता तब भी नृजाति विज्ञान का संबंध मानव विज्ञान से है। नृजाति प्रणाली विज्ञान, नृजाति प्रणाली विज्ञान का संबंध हो जाएगा समाज शास्त्र से। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सामाजिक मनोविज्ञान से। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे सवाल में अगर एक भी आपको आ रहा है, जैसे समवृत्ति शास्त्र आ रहा है कि समवृत्ति शास्त्र का संबंध फिलॉसफी से है, या नृजाति का संबंध मानव विज्ञान से है, नृजाति प्रणाली विज्ञान का समाज शास्त्र से, प्रतीकात्मक क्रियावाद का जो है
संबंध जो है आपको सामाजिक मनोविज्ञान से है, तब भी सवाल बच जाएगा। तो इससे मिलाने वाले सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, जिसका अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आना चाहिए। देखिए, ये भी सवाल कंप्यूटर का है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, कंप्यूटर सेक्शन में ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सब सवाल हमसे कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब सवाल आपसे गलत हो रहा है, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो। जरूरत है एक बार अच्छे से फर्स्ट पेपर की पढ़ाई करने। मैं जैसा कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर के बिना नेट जेआरएफ की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। अब पहला है कि कहता है कि एक निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक है। नीचे 3 होगा, इसमें से 5 में से पहला कंप्यूटर प्रणाली के घटक कौन है? तो पहला ALU बिल्कुल है, हमने बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कंप्यूटर के देखो हमने 3 घटक बताया था। कंप्यूटर को हमने 3 भागों में बांटकर देखा था, आपको शायद याद होगा, जिसमें हमने कहा था कंट्रोल यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। 3 चीजों की हमने बात की थी। कंप्यूटर यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो हमने देख रहे हैं कि A और B, और ये है प्रोसेसर रजिस्टर C। ये तीनों होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं होगा, वीडियो रैम भी नहीं होगा। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने कंप्यूटर घटक में पढ़ा है। अर्थमेटिक कंप्यूटर को हम लोग जो बांट के देखते हैं, कंप्यूटर को जो है 3 भागों में, यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और ALU के भी पार्ट को हम लोग देखते हैं, उसी में रजिस्टर्ड यूनिट आता है, रजिस्टर प्रोसेसर रजिस्टर्स आता है। तो इसका आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक एक चीज को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छे से सवाल को नहीं समझोगे, आपसे सवाल बनना बहुत ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये सवाल है रिसर्च से सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अनुसंधान में आंतरिक वैधता के लिए खतरा माना जाता है। यानी रिसर्च में आंतरिक वैधता के लिए किसे खतरा माना जाता है, किसे खतरा माना जाता है। तो दोस्तों अब दिमाग लगाएंगे। हम रिसर्च में यादृच्छिकरण मतलब रैंडम प्रणाली को अपनाते हैं। ये तो पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च में हमने बताया। मतलब ये खतरा नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सामान्यीकरण भी हम करते हैं। अंतिम में रिसर्च के स्टेप्स में भी हम पहले पढ़ते हैं, पहले समस्या का चयन करते हैं एट रैंडम रूप से, फिर समस्या का चयन करते हैं, मान के अंतिम में सामान्यीकरण करते हैं। तो ये भी खतरा नहीं है कि हम सामान्यीकरण करते हैं। मतलब जिसमें AB वाला ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। हम देखते हैं AB वाला ऑप्शन किस किस में है। पहला भी नहीं होगा, तो AB वाला ऑप्शन है, सामान्यीकरण हम करते ही हैं। इसमें भी B है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी AB है तो नहीं होगा। तब हमारे पास ऑप्शन बच गया C। हमने बताया था कि हम आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसका आंसर सिर्फ 2 आ रहा है, तो C, क्योंकि रिसर्च में वैधता के लिए एट रैंडम प्रणाली यादृच्छिकरण अपनाते ही है, सामान्यीकरण भी अपनाते। कहता है खतरा है, तो ये दोनों खतरा नहीं है। अब जो बच गया वो आंसर होगा खतरा, जैसे परिपक्वन, इतिहास, यांत्रिकी। अब ये हमें पता भी नहीं है क्या है, लेकिन आंसर यही होगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें पता है। हो गया आंसर C, D और E। तो ऐसे सवालों तक ही आंसर तक हम लोग पहुंचते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं आती है, तब भी हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कहता है जन प्रवाद संप्रेषण के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। जन प्रवाद, अगर हिंदी वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि which of the following are advantages for grapevine communication। देखिए दोस्तों, हमने grapevine communication पढ़ा हुआ है, नोट्स में पलट के देखिएगा, वहां पे grapevine communication क्या होता है। वो grapevine communication को भी हिंदी में जन प्रवाद संप्रेषण कहते हैं। तो कहता है कि जन प्रवाद संप्रेषण क्या है। तो इसमें पहला जन प्रवाद सम्मेलन कहता है कि प्रतिकूल टिप्पणियों का सुगम प्रवाह। बिल्कुल गलत है,
अनुकूल टिप्पणियों पर होता है, तो प्रतिकूल नहीं होता है। संगठन में मनोबल को जानना, संगठन में मनोबल को जानना बिल्कुल सही है। अधिप्रचारक विचारों का फैलाव बिल्कुल सही है। जो प्रचारक विचार होता है उसको हम जो है फैलाते हैं। अधिक प्रचारक विचारों का फैलाव नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुकिए अभी। कर्मचारी द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को जानना, ये भी सही है। और कर्मचारी की चिंताओं का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। जो जन प्रवाद यानी जन का तो जो होता है ना कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है बी सही होगा। तो हम देखते हैं बी किस किस में है, तीनों में बी है, मतलब कि सी तो नहीं होगा, बी तो सही है। उसके बाद सबसे ज्यादा ये कर्मचारी वाला है, क्योंकि जन प्रवाद कम्युनिकेशन से डीई है, डीई लास्ट में है, तो फिर जो है सी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जन प्रवाद का संबंध जो है कर्मचारियों से है, कर्मचारी की चिंताओं से है और संगठन के मनोबल, क्योंकि कर्मचारी से ही जुड़ा हुआ जो है ग्रेपवाइन सिद्धांत होता है। तो आंसर हमारा चौथा होगा। तो ग्रेपवाइन सिद्धांत को हमने पढ़ाया था कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसको अच्छे से समझने की जरूरत है, वहीं से सवाल पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। एक बुद्धिमान संत का कथन है, समझिएगा। एक ये कथन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया भी है जब हमने न्याय वाक्य पढ़ा रहा था उस समय भी ये बताया था। एक बुद्धिमान संत का कथन है, समझिएगा क्या कथन है। ज्ञान की भूख को दूर करना भोजन की भूख को दूर करने से अधिक कठिन है, इसलिए व्यक्ति को भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस तर्क में कौन सा दोष है? अब देखो कि इसमें दोष ऐसे ही हमें पहले में पता लगा कि असंगत दोष है, संगत ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है ज्ञान की भूख को दूर करना भोजन की भूख को दूर करने से अधिक कठिन है। यानी कि भोजन के भूख को दूर जो है हम आसानी से कर सकते हैं खा करके, लेकिन ज्ञान के भूख को दूर करने में बहुत समय लगता है, इसलिए व्यक्ति को भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो है असंगत निष्कर्ष है कि इसलिए हमें भोजन पे, क्योंकि भोजन को करने में बहुत कम समय लगता है या भोजन से मतलब कि ज्यादा टाइम लगता है ज्ञान को सीखने में, इसीलिए उन्हें दूर कर देना चाहिए। ये एक असंगत निष्कर्ष है, ऐसे निष्कर्ष को हम अपना नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा असंगत निष्कर्ष। इन सब का डिस्कस, क्योंकि यहाँ इनको समझने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे चाहिए, जिससे हम इन सारे सवालों का जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम क्लास में समझाएंगे किस तरह यह असंगत निष्कर्ष हो जाता है। हम क्लास के दौरान आपको जो सवाल पूछे गए हैं, ऐसे सवाल हम क्यों पूछे जाते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद शास्त्र मीमांसा किससे उद्मित हुए हैं? शास्त्र मीमांसा किससे, ये जो फिर फिलॉसफी का सवाल है। शास्त्र मीमांसा का उद्भव जो है ईश्वरीय दर्शन से हुआ है, यानी ईश्वर मीमांसा से हुआ है। इसका आंसर 2 होगा। शास्त्र मीमांसा का संबंध जो है ईश्वरीय दर्शन से है। जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र में किसकी बात करते हैं? कोई भी अगर हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में हम किसकी बात करते हैं? आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। मीमांसा मतलब होता है साधना, साधन खोजना, तो इसमें ईश्वर मीमांसा हमारा आंसर होगा। यूजीसी ने भी यही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट से 5 सवाल पूछे जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग, बार बार कहता हूं कि मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो उन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित कौन से खतरे मानवोत्पिक यानी मानवों को कारण उत्पन्न हो सकते हैं? मानवोत्पत्तिक कारणों से उत्पन्न, यानी कि मानव उत्पत्ति के कारण होते हैं। कौन से जो है मानव के द्वारा उत्पन्न होते हैं? कहने का मतलब यही है, कौन से मानवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पहला है चक्रवात,
तो चक्रवात मानव से नहीं उत्पन्न होता है, चक्रवात समुद्र में उत्पन्न होता है। तो ये नहीं हुआ, कहता है कि मानव के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन से 4 में से एक है जो मानव के कारण होता है? चक्रवात नहीं है। तो अब देखेंगे ऑप्शन में जिसमें ए है वह नहीं होगा। पहला में ए होगा, हमारा आंसर ए नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। मैं एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिखाया है। नाभिकीय आपदा बिल्कुल होता है। न्यूक्लियर आपदा जो दोस्तों है यह मानवों के द्वारा ही होता है। न्यूक्लियर जो परमाणु बनाते, परमाणु बम कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो ये मानव आपदा। आप देखते हैं बी किस किस में है? लास्ट के तीनों में बी है, बी तो सही है। दूसरा है बाढ़, दूसरा है बाढ़, बिल्कुल बाढ़ भी मानव आपदा के कारण ही बाढ़ होता है। क्यों होता है? कि हम बांध बना देते हैं, बांध बनाते हैं, बांध टूट जाता है, इसके कारण बाढ़ आ जाती है। ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मानवीय कारणों से नहीं होता है। ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के अंदर होता है। ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, पृथ्वी के अंदर होता है, अंदर से निकलता है, नहीं होगा। तो पहला हो जाएगा नाभिकीय आपदा, सी हो जाएगा बाढ़। अब जंगल में आग, प्राय जंगल में जो दोस्तों आग लगता है वो मानवीय कारणों से भी लगता है। जैसे जंगल में कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, या जंगल पेड़ों की कटाई हो रही है, या जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण जो है पेड़ सूखते जा रहे हैं तो पेड़ आपस में टकराते हैं, जंगल में आग लग जाते हैं। तो इसको भी चूंकि 3 को हमें लेना है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों होगा? जैसे कि पहले चक्रवात तो समुद्र में आता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी के अंदर से निकलती है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन नाभिकीय आपदा जो न्यूक्लियर एनर्जी है, या बाढ़ है, या जंगल के आग है, जंगल में भी आग मानवीय गतिविधियों से हो सकता है उत्पन्न। देखो यहाँ करा कि उत्पन्न नेचुरल भी होता है लेकिन हो सकता है। तो मतलब जंगल में आग मानव के द्वारा लग सकता है, बाढ़ भी आ सकता है और प्राकृतिक। लेकिन जो चक्रवात मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। समुद्र में चक्रवात स्वयं आंतरिक हलचल के कारण होता है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी वही प्रक्रिया को अपनाती है। तो ये इनको जब आप इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूरी होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आमने सामने संप्रेषण में प्रापक द्वारा प्रदान किए गए अमैखिक संकेतों को किस रूप में माना जा सकता है? कहता है कि जब आमने सामने कम्युनिकेशन होता है तो प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करता है वह क्या देता है? तो सिंपल है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन आपने गलत बनाया तो मतलब है कि सीधा सीधा आपने फर्स्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मैं तो यही कहूंगा। हमने कितनी बार आपको बताया कि जो संप्रेषण होता है, आमने सामने संप्रेषण 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है कि आमने सामने संप्रेषण। तो आमने संप्रेषण में, सामने संप्रेषण में जो है कहता है कि प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अमौखिक संकेतों को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे फीडबैक, जब हम अपने सामने संप्रेषण करते हैं, जो चीज हम बोलते हैं वो उस पर उत्तर देता है, उस उत्तर को हम फीडबैक के रूप में जानते हैं, प्रतिपुष्टि के रूप में जानते हैं। नोट्स में पलट के देख लीजिएगा या फिर अदर भी आपको मिल जाएंगे। अब कहता है गैर परंपरागत अधिगम के अभिलक्षण हैं। क्या है गैर परंपरागत अधिगम के अभिलक्षण? इसी को देखेंगे। गैर परंपरागत अधिगम के लक्षण हैं। यह शिक्षक उन्मुख है, बिल्कुल नहीं। परंपरागत में शिक्षण अभिमुख होता है, यह गैर परंपरागत है, इसीलिए यह शिक्षण उन्मुख नहीं होगा, मतलब ए आंसर नहीं होगा। यानी शिक्षण के गैर परंपरागत अधिगम के क्या अभिलक्षण, हमने विशेषता लिखाया है, परंपरागत अधिगम की क्या विशेषता है और गैर परंपरागत अधिगम की क्या विशेषता है। टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक आप पलट के देख लेना, वहीं से सवाल उठाया है। कहता है यह शिक्षक उन्मुख है, गलत। इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना है, बिल्कुल सही है। जो परंपरागत शिक्षा से अलग गैर परंपरागत जो होता है उनका उद्देश्य जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होता है।
दूसरा, यह मूल्य प्रभावी है, बिल्कुल मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा, यह रोजगार से संबंधित है, गैर परंपरागत शिक्षा हम रोजगार के लिए पढ़ते हैं। चौथा, यह कैंपस में होता है, बिल्कुल गलत है, यह कैंपस में नहीं होता, गैर परंपरागत शिक्षा कहीं भी हो सकता है, या जैसे हम शिक्षा दे रहे हैं, तो एक तरह से यह गैर परंपरागत शिक्षा के तहत आता है। इसका आंसर दूसरा होगा। एक तो परंपरागत शिक्षा कैंपस में दिया जाता है, यह शिक्षक उन्मुख होता है, परंपरागत, गैर परंपरागत कहीं भी दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है 2 होगा। एक और क्वेश्चन को लेंगे दोस्तों, बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। कहता है व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किसमें सन्निहित है। कहता है व्यक्ति के बीच संप्रेषण की संगतता किससे संबंधित। एक तो हिंदी वर्ड बड़े टफ होते हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण की संगतता, यानी कि इंग्लिश देखिए, कहता है कम्युनिकेशन compatibility between individual is rooted in empathy। ये आंसर होगा सी, empathy। रिपीटेड क्वेश्चन है, empathy तदनुभूति पर आधारित होता है, इसलिए मैं कहता हूं 10 ईयर जरूर बनाइए, 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ये क्वेश्चन हूबहू रिपीटेड है दोस्तों, तो इसको हमें ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन को हम आसानी से समझ लेते हैं कि जो संप्रेषण होता है इम्फेथी, प्रभावपूर्ण होता है। कहते हैं व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किसमें सन्निहित होता है, तदनुभूति, इम्फेथी, मतलब प्रभावपूर्ण होना चाहिए। देखते हैं परिचायकता है, या ऑप्शन में मीडिया की रुचि है, बाह्य प्रभाव नहीं। जब कम्युनिकेशन व्यक्तियों के बीच संप्रेषण होता है तो वह संगत तभी माना जाता है जब वो प्रभावपूर्ण हो, तदनुभूति हो। इम्फैथी मतलब होता है प्रभावपूर्ण, इसी को हिंदी थोड़ा टफ यूज कर लिया, तदनुभूति। तो दोस्तों आज हमने जो है पिछले जो सितंबर 30 को फर्स्ट पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसी की हमने चर्चा की। तो सवाल को कैसे बनाया जाता है, किस तरह का सवाल पूछ रहा है, उसके नजदीक हमें रहना बहुत जरूरी है। जब तक उसके नजदीक नहीं रहेंगे सवाल नहीं बनेगा। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा ये बात। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ के सोचते हैं नेट जेआरएफ हो जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए फर्स्ट पेपर को भी पढ़ने की जरूरत है, वो भी अच्छे से। हमने अभी तक में 3 वीडियो बनाया है, इन तीनों वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया कि आखिर सवाल पूछा कैसे जाता है और सवाल को बनाया कैसे जाता है। हमारा जो है फर्स्ट पेपर का भी न्यू बैच शुरू होने जा रहा है, हिंदी का तो बैच शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर में अच्छे स्कोर लें तो जरूर एक बार क्लास लेकर देखें। धन्यवाद, जय हिंद।